मैं हूँ माउंट रैनॉक पे, और इसे माउंट पोखरियाल भी बोला जाता है, जिसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 5000 मीटर। 5000 मीटर, इसमें मैं एकदम से यार ये क्या कहानी एकदम शुरू से शुरू होनी चाहिए। लेट्स रिवाइंड। कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले की। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था एक्सपीडिशंस माउंटेनियरिंग में, तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी लेकिन बहुत परेशान करने वाली दोस्त ने बोला कि यू शुड गो फॉर BMC। BMC होता है बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। अगर आप माउंटेनियरिंग की दुनिया में पहला कदम रखना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये पहली सीढ़ी है। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स एक तरीके से गवर्नमेंट के बनाया हुआ कोर्स है, जिसमें आपको माउंटेनियरिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। इसकी फ़ीस होती है लगभग, हमेशा बढ़ती रहती है, हर साल 2000 रुपये से बढ़ती है। जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम कुछ 18,500 रुपये फ़ीस थी। एंड इसके काफ़ी सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट भी हैं BMC में। आप कहाँ से करना चाहते हो, जैसे आप अपना बैचलर्स होता है, मास्टर्स होता है, अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, चाहे गवर्नमेंट की क्यों ना हो। वैसे ही माउंटेनियरिंग के लिए BMC के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। अब विमास ले लीजिए, निमास ले लीजिए, या मेरा HMI ले लीजिए जहाँ मैंने अप्लाई किया था। ओके, अप्लाई किया था, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि मैंने 1.5 साल पहले अप्लाई किया था, फिर जाके मेरा नंबर आया था जाने के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं निम्स में, HMI में, तो आप कम से कम 1.5-2 साल का गैप लेके चलिएगा। प्रिपरेशन की बात मैं बाद में करूँगा, और अपनी जर्नी की बात मैं पहले करने वाला हूँ। क्योंकि HMI है दार्जिलिंग में, इसलिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो 2000 रुपये खर्च करो, 20 घंटे की ट्रेन से जर्नी करो, और आप फिर दार्जिलिंग पहुँचो, वो भी धक्के खा के। लेकिन मैंने कहा 2 की जगह 3500 रुपये खर्च कर देते हैं एंड फ़्लाइट बुक करते हैं। एंड फ़्लाइट मैंने काफ़ी पहले बुक कर ली थी ताकि मुझे सस्ती भी पड़ी थी। मैं फ़्लाइट पकड़ी एंड HMI में इंस्टीट्यूट के अंदर एंटर कर गया। लेकिन वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैं 27 तारीख को गया था एंड मैंने कहा कि अकोमोडेशन सर अवेलेबल है। सर ने कहा बिल्कुल नहीं, बाहर देखो, टाटा बाय बाय। क्योंकि 28 तारीख की रिपोर्टिंग है, तो 28 तारीख को ही आप रिपोर्ट कर सकते हो। एक दिन पहले वो अकोमोडेट नहीं करने वाले आपको। तो मैं पहले से ही जाके समझ गया कि भाई स्ट्रिक्टनेस तो बहुत है। एंड माइंड यू, ये जो इंस्टीट्यूट हैं ज़्यादातर यहाँ पे या तो सीरियस माउंटेनियर्स होते हैं या फिर आर्मी पर्सनल्स होते हैं, बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, तो स्ट्रिक्टनेस तो ज़्यादा होने वाली थी। ठीक है, नेवरदलेस मैंने 28 तारीख को रिपोर्ट किया एंड 1 तारीख से हमारा कोर्स शुरू होने वाला था। 28 तारीख की दिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। हमें हॉस्टल्स अलॉट हुए, हमें चम्मच, ग्लास, बेडशीट्स, ये सब अलॉट हुए। एंड जो HMI में अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हुई। तो हम जो 8 लोग सबसे पहले थे, उन्हें 1 कमरा दे दिया। एंड पहला वाला कमरा हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे लॉकर थे उधर, अलमारी थी, काफ़ी अच्छा बेड था। मैं कहूँगा रूम हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिला, काफ़ी बढ़िया मिला। दिक्कत थी टॉयलेट्स में। टॉयलेट्स इतने ज़्यादा साफ़ नहीं थे। जैसे कि हमें रूम मिले, धीरे धीरे बातचीत होना स्टार्ट हुई एंड काफ़ी हॉस्टल लाइफ वाली फीलिंग आती है। ऑल्दो मैंने कभी हॉस्टल लाइफ जिया नहीं था, लेकिन HMI में आने के बाद मुझे काफ़ी हॉस्टल वाला एक्सपीरियंस मिला। काफ़ी बढ़िया दोस्त बन गए, आपके जो रूममेट बोल सकते हैं। रूममेट काफ़ी अच्छे बॉन्डिंग हो जाती है, उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एंड अगर मैं एज की बात करूँ तो यंगेस्ट पर्सन वहाँ 18 साल का है, ओल्डेस्ट पर्सन 50 का है, एंड बाकी सब शफलिंग है। काफ़ी सारी बातचीत करी। काफ़ी सारे लोग सीरियस माउंटेनियर्स आते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे हॉबी माउंटेनियरिंग एज अ हॉबी के तरफ से आते हैं, लेकिन वेकेशन मनाने को ही नहीं जाता। और वेकेशन मनाने का अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग से बात निकाल दीजिएगा, कम से कम HMI में तो, बिकॉज इट इज़ सीरियस कोर्स। अगर आप पूरा रगड़ा लगाने के लिए तैयार हैं तो ही आइएगा एंड प्रिपेयर होके आइएगा। हमारी 11 अलग अलग रोप्स बनाई गई। रोप्स यानी कि अलग अलग ग्रुपिंग की गई, और वहाँ पे अलग अलग स्टेट के, जानबूझ के डाइवर्सिफाई करके अलग अलग स्टेट के लोग एक साथ डाले गए। बट ऑल्दो क्योंकि वो दार्जिलिंग का कोर्स था, तो हमारे 5 के ग्रुप में 3 लोग वेस्ट बंगाल के थे, एक हमारा मुंबई का था, एक मैं दिल्ली का। एंड हमारी जो ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज एंड फिटनेस एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो होनी थी वो उन्हीं रोप मेंबर्स के साथ होनी थी।
और 8 दिन की हमारे को बहुत रिगरस ट्रेनिंग रहेगी। 4:30 अगर आपको उठना है तो 4:30 उठना है। 5 बजे चाय मिलेगी तो 5 बजे चाय मिलेगी, 5:01 पे आओगे नहीं मिलेगा। एंड 5:30 पे बुलाया गया है पीटी के लिए, तो 5:30 पे नहीं 5:25 पे आना है। 5:26 पे भी आओगे तो भी झाड़ पड़ जाएगी एंड पूरे ग्रुप को, पूरे रोप को पनिशमेंट साथ में मिल जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस था, तो समझ गया कि गलत पंगा हाथ में ले लिया, बट ठीक है ले लिया था। तो पहले दिन की पीटी कराई, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर भगाया होगा, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज कराई और मेरे को लगा भाई गलत जगह आ गए। बट ठीक है, मैंने सोचा कि ये सिर्फ 8 दिन का पीरियड है, 8 दिन की रिग्रेस ट्रेनिंग है, और इन 8 दिन की रिग्रेस ट्रेनिंग में अपने को पीटी, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और थ्योरी क्लास और वीडियो क्लास भी दी गई। सो अगर आप इस कोर्स में आना चाहते हैं और HMI में करना चाहते हैं तो 5 to 10 किलोमीटर डेली रन कीजिए, मतलब अपनी हैबिट बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर तो करना ही करना पड़ेगा। सो आप अपनी पहले से इतनी फिटनेस तो बना लीजिएगा कि आप 5 to 10 किलोमीटर डेली रन कर सकते हैं नॉन स्टॉप। तो HMI में जब हमने होली की बात करी, क्योंकि वो उस टाइम हम जब गए तो मार्च का महीना था, तो होली होनी थी, तो हमने कहा सर होली करा दीजिए होली कुछ सेलिब्रेशन करा दीजिए। सो सर ने कहा कोई नहीं, पीटी में 1 राउंड एक्स्ट्रा। सो 8 दिन की रिग्रेस ट्रेनिंग में हमारे 2 ट्रैक भी मौजूद थे, एक थी टाइगर हिल ट्रैक, एक थी पंडम ट्रैक। टाइगर हिल ट्रैक जो थी वो थी 25 किलोमीटर की, ऑल्दो हमें थोड़ा सा और आगे भी ले जाया गया, लेकिन वो काफ़ी कंफर्टेबल थी बिकॉज हमें कोई वक्त की कैफियत नहीं थी। लेकिन पंडम ट्रैक में 15 किलोमीटर्स 15 kg वेट मिनिमम के साथ आपको 3 आवर्स के अंडर करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आसान है होगा बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लाइक मैंने प्लान बनाया था कि बिल्कुल नॉन स्टॉप रहूँगा, एक ही स्पीड पे चलते रहूँगा, एंड मैंने वो ट्रैक कंप्लीट किया था 2 hours and 59 minutes में। ऑल्दो 15 मिनट की रियायत मिल जाती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप कोई बहाना मत दीजिएगा कि आपको कोर्स में आगे ना ले जाया जाए, क्योंकि मेरे सामने 2 लोगों को कोर्स के लिए 2 या 3 लोगों को मना कर दिया गया था कि वो आगे नहीं जा सकते हैं इस कोर्स में, क्योंकि वो 20 मिनट लेट थे। 15 मिनट लेट वालों को भी बड़ा मुश्किल से उनका अलाउ किया गया था। कॉन्स्टेंटली हमारे को हमारा BP और ऑक्सीजन मेजर होता रहता है। अगर आपकी हार्ट बीट जो है, जो पल्स रेट है या फिर जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा आ रहा होता है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आपको आगे नहीं ले जाया जाता। मेरे सामने खुद मेरे रूममेट के हुई मना कर दिया था कि वो और आगे नहीं जा सकते, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग फील हुआ था। एंड मेरे दूसरे दोस्त को बड़ी मुश्किल वो अपने BP को कंट्रोल करते, उन्होंने कैसे ना कैसे करके दही खा खा के, नींबू चाट के 140 से नीचे ले आए थे अपनी हार्ट बीट्स को। तो हम 8 लोग थे एंड हम में से 7 लोग, मैं रूम की बात करूँ तो जा रहे थे। ऑफ कोर्स पंडम ट्रैक में जिनको नहीं ले जाया गया, जिनका BP 140 से ऊपर जा रहा था उनको भी नहीं ले जाया गया। एंड मैंने कहा चलो शुक्र है, अब मुश्किल काम ख़त्म है, अब आसान काम शुरू है, अब पैकिंग करो, ट्रैकिंग के लिए निकलना है। बट असली परेशानी तो अभी शुरू होने वाली थी। सो हमारे को सबसे पहले तो ले जाया गया दार्जिलिंग से सिक्किम पे, जो कि है यकसुम। वो बाय हमें कार ले जाया गया दार्जिलिंग से सिक्किम तक। एंड यकसुम हम गए, एक दिन हमने स्टे किया, घूमे फिरे। वो दिन सचमुच बहुत रिलैक्सिंग डे था, लेकिन वो तूफ़ान से आने वाली पहले शांति ही थी। बिकॉज़ हम उस दिन रात टेंट में रुके, कंफर्टेबल थे, मौसम अच्छा था। लेकिन यकसुम से हमने जब ट्रैवल करना था तो हमें शोका तक जाना था, विच वाज मेरे ख्याल से 18 किलोमीटर्स लंबा ट्रैक। एंड हालत ख़राब हो गई थी। शोका में हमें 2 दिन एक्लेमेटाइज़ करने के लिए रुकवाया गया। ठंड शुरू हो गई थी, बर्फ़ नहीं दिख रही थी लेकिन ठंड शुरू हो गई थी। 2 दिन एक्लेमेटाइज़ किया गया, और उस टाइम भी हमारे जो वाइटल्स थे, ब्लड प्रेशर्स एंड ये ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर हो रहे थे। एंड सैड न्यूज़ मिली हमें कि हमारा एक और दोस्त है जो ब्लड प्रेशर जिनका 140 से ऊपर आ रहा है, वो अब नहीं जा पाएंगे हमारे साथ। सो हमारा दूसरा रूममेट भी, उनको वहीं से वापसी होना पड़ा।
शोका से काफ़ी सारे लोग वापसी जाते हैं, लेकिन हमारे ग्रुप में सिर्फ 2 लोग वापसी गए थे, बिकॉज एक को फैमिली इमरजेंसी हुई थी एंड एक का ब्लड प्रेशर ऊपर आ गया था। प्रशांत भाई फिर से करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, अपने को तो सफ़र आगे जारी रखना था। एंड हमारा सफ़र था शोका से जोंगरी का। शोका से जोंगरी ज़्यादा दूर नहीं था, मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर था या 10 किलोमीटर था, ज़्यादा नहीं था। बट हवा पतली होनी शुरू हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और मेरा स्टेमिना इतना भी ब्रिलियंट नहीं था एंड जवाब देने लग गया था। जोंगरी में लिटरली अगर मैं पानी की बोतल भरूं तो वो जम जाती है। ठीक है, मैं पानी की बोतल भरूं और साइड में रख दूं तो वो जम जाएगी। हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई पानी अब आपको मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, राशनिंग करनी पड़ेगी। दिन में अपने को 3 बार गर्म पानी मिलता था और वो गर्म पानी भी ऐसा होता था कि आप बॉइलिंग गर्म नहीं, कोसा गर्म, जो जमे ना एकदम 1-2 घंटे के अंदर ही। तो हमें बोला जाता था कि जो पानी है उसको स्लीपिंग बैग के अंदर डाल के रखना वरना जम जाएगा। एंड लिटरली जोंगरी में जमना स्टार्ट हो गया था। बट ठीक है, जोंगरी में हम टेंट में रुके थे एंड कुछ लोगों को हट मिली थी, कुछ लोगों को टेंट मिला था। एंड जो टेंट में रुके थे उनके सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, 1-2 लोगों को छोड़ के। अगला स्टॉप था हमारा जोंगरी से बेस कैंप पे। लेकिन माइंड यू मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे को ऐसा नहीं होता था कि शोका टू जोंगरी जाना है तो शोका टू जोंगरी जाएंगे, नहीं। हमारे को एक्लेमेटाइज करवाने के लिए शोका टू जोंगरी टॉप तक ले जाते थे और फिर जोंगरी से नीचे लाते थे ताकि हम थोड़ा बेटर एक्लेमेटाइज हो जाएं। सो बात आती है बेस कैंप तक पहुंचने की, जो कि था चौरीखांग। जोंगरी टू चौरीखांग ज़्यादा दूर नहीं, 13 किलोमीटर दूर था। लेकिन चलते चलते इतनी ज़्यादा हेल स्टॉर्म हो रही थी, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, इतना ज़्यादा ब्लिज़र्ड आ रहा था कि मुझे लग गया कि ख़त्म। मुझे लगा था कि भाई अब बस मेरा अंत होने वाला है, क्योंकि एनर्जी बची नहीं थी, थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी। एंड मुझे लगा था कि ये जो ब्लिज़र्ड है उसमें मैं दबने वाला हूँ एंड मेरा खेल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बेस कैंप पहुँच गए। बेस कैंप पहुँचते मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई, बुखार लगने लगा, वॉमिट सी होने लगी, लेकिन एग्जॉशन होने लगा, हालत ख़राब होने लगी। ओह, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे खाने की अगर हम बात करें तो खाना चाहे जितना भी अच्छा हो, ना टेस्ट आने वाला है ना डाइजेस्ट होने वाला है। मैंने बेस कैंप में बस मैंने फिर सोचा दाल पीनी शुरू कर दी थी, क्योंकि और कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। पानी राशनिंग करके मिल रहा था, 3 टाइम मिलेगा। वैसे 5 टाइम तक हम ले सकते थे, लेकिन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ये 3 टाइम ही मिलता है पानी। सो 3 टाइम हमें पानी मिलता था जो कि गर्म होता था, उसके लिए भी दूर जाके रहना पड़ता था। एंड जो हम हट में थे, लड़के थे, ऑल बॉयज़ था, एंड बहुत स्मेली रूम, सुपर स्मेली। बट मैं लकीली जो मेरी एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर था वहाँ स्मेल थोड़ी कम आती थी, एक्सट्रीम राइट में तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। 45 लोग हाँ बिल्कुल बेस कैंप तक पहुँच पाए थे। एंड अगर 50-60 भी होते तो भी हम उसी एक हट में मैनेज करने वाले थे, हमें बोल दिया गया था। बट चलिए जैसे तैसे पहुँच के अब मुझे लगा कि चलो भाई अब तो काम ठीक होने वाला है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स मैं फिर गलत था क्योंकि अगले दिन हमारे को ग्लेशियर ट्रेनिंग होनी थी। ग्लेशियर ट्रेनिंग वैसे तो मिनिमम 4 दिन होती है, लेकिन हमारे को 5 दिन कराई गई। एंड मैं पहले ग्लेशियर ट्रेनिंग डे पे गया था तो मैं थोड़ा ऑफकोर्स तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा यार 4-5 दिन ग्लेशियर ट्रेनिंग होनी है, वो भी मैं मिस कर दूं, ऐसे कैसे। तो अपन ग्लेशियर ट्रेनिंग के लिए निकल गए, सब मेरे से आगे निकल गए। अब ऐसा नहीं है कि बेस कैंप के बगल में ही ग्लेशियर है, नहीं। मैं चल रहा था, आधा घंटा चला, सब आगे निकल गए थे क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था उस टाइम। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, मुझे कोई कुछ नहीं दिख रहा। मैं बस एक रास्ते पे चले जा रहा हूँ एंड मुझे लगता है रास्ता सही है क्योंकि वो पैरों के निशान देख रहा हूँ मैं। 2.5 घंटे होते होते मुझे देखने लगा हाँ वहाँ कोई लोग हैं। 2.5 घंटे बाद मैं ग्लेशियर पे पहुँचा
वहाँ पे फुटेजेस मैं खुद अपने फ़ोन से नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ इतनी ठंड होती थी कि फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था, मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो पा रहा था। सो जो भी है, 2.5 घंटे बाद मुझे लोग दिखे। 3 घंटे में मैं ग्लेशियर पे पहुँचा एंड आधे नशे में था मैं। एंड हमारी प्रैक्टिस चालू हुई। हमारे को आइस क्लाइंबिंग उस दिन सिखाया जा रहा था। एंड पहले तो जाना, फिर ट्रेनिंग करना, और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो गेस व्हाट, फिर से बर्फ़ का तूफ़ान आ गया। इतना ज़्यादा बर्फ़ का तूफ़ान आया कि मुझे तीसरी बार लगा कि मैं तो बस खत्म। भगवान को प्यारा हो ही जाने वाला हूँ। सर जी, हमारे जो कोर्स डायरेक्टर हैं, वो मेरे को छड़ी से मारे थे कि जल्दी चल, जम जाएगा वरना। और मैं सही में सोचा था कि भाई अब मैंने आस छोड़ दिए पहुंचने की ज़िंदा, बट कैसे ना कैसे आधी बेहोशी की हालत में, तबीयत ख़राब की हालत में मैं ग्लेशियर से वापसी बेस कैंप पहुंच गया। और सचमुच मेरे बहुत आंसू निकले उस बार। एक जो हमारे लतेश जी हैं अपने साथ की, जो हमारे रोप के मेंबर थे मुंबई वाले, उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई यहाँ मरना नहीं है, अपने को ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए चले यहाँ से। बट वो गए नहीं, वो डटे रहे। एंड मैंने कहा यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे तो हालत ख़राब थी। नेक्स्ट डे अगेन ग्लेशियर ट्रेनिंग डे। मैं रेडी होके हिम्मत बांध के गया तो था, लेकिन रास्ते के स्टार्ट में ही मेरी हिम्मत टूट सी गई थी। मेरे को और तबीयत ख़राब होने लगी। मैंने कहा सर मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं अभी बेस कैंप पे रुक रहा हूँ। हालांकि बेस कैंप में मेरे साथ 5 लोग और थे, मतलब जिनकी हालत और ख़राब हो गई थी, जो बेस कैंप पे रुके थे। हम रुके हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं कि भाई कहाँ फंस गए, क्या कर रहे हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जिंदा बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे। बट जो भी है, अपन ये सब बात कर ही रहे थे। एंड मैं तो बिल्कुल मन कर रहा था मेरा कि वापसी जाने का भाई अपने को। बट अपने नीरज भाई काफ़ी समझा रहे थे कि नहीं भाई नहीं जाना। उसी दौरान अपने को क्वार्टर मास्टर सर हैं हमारे, हेलो सर, खाना बढ़िया बनाते हैं सर। हमारे क्वार्टर मास्टर सर हैं जो कि पैरा SF में थे। एक्चुअली हमारे क्वार्टर मास्टर सर ही देखते हैं खाने पीने का। सो खाना बढ़िया था सर। झूठ बोल रहा है। बट उन्होंने बुलाया एंड बहुत झाड़ लगाई। एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ बिजनेस पर्सन, मुझे सच में किसी को सुनने की आदत नहीं है, लेकिन उस टाइम मैंने चुपचाप सुना। एंड मेरा इतना मूड ख़राब हुआ कि भाई मैं नहीं रहने वाला इधर, मैं जा रहा हूँ नीचे। मेरे को सही में नीरज भाई ने, अपने वो दोस्तों ने मेरे MI रूम, क्योंकि MI रूम में तबीयत ख़राब होती रहती थी, MI रूम में हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, ये वक्त भी निकल जाएगा। नीरज भाई कह रहे थे ये मौका शायद दोबारा कभी ना आए। शाम तक तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैंने कह दिया था घर जाना है, मेरे को बहुत वॉमिट हो रही थी। सेकेंड डे पे एंड शुभेंद्र सर आए हमारे, एंड नीरज भाई, प्रहलादा, ये सारे उठा के मुझे MI रूम ले गए। मुझे एक इंजेक्शन लगा, फिर थोड़ा वो एक्चुअली नोजिया वॉमिटिंग का इंजेक्शन था, तो मुझे थोड़ा सा ठीक फील हुआ। वरना तो मेरे को लगा था कि चौथी बार लगा था कि भाई यहीं पे मेरा ख़त्म होने वाला सब कुछ। जैसे तैसे करके मैंने 5 में से 4 ग्लेशियर डे करे, अपना सेल्फ अरेस्ट डे भी किया, सारी ट्रेनिंग पूरी की। स्नोफॉल 24 घंटे होती रहती है, वाइट आउट कभी भी हो सकता है, मौसम ख़राब। जिस मंथ में हम गए थे, मार्च के महीने में, तो मौसम ख़राब ही रहता है। मेरा सजेशन है, वहाँ पे लोकल्स कहते हैं कि अक्टूबर में मौसम साफ़ रहता है, तो कोशिश कीजिए क्या कि चाहे 1.5 का 2 साल वेट कर लो, 2.5 साल वेट कर लो, लेकिन अक्टूबर वाले महीने में जाना। बिकॉज ऑल बॉयज़, एंड ऊपर से मार्च का महीना, ऊपर से तगड़ा रगड़ा, ऊपर से मौसम ख़राब, नॉट गुड। एंड वहीं पे बर्फ़ होती थी इतनी, पैर डालो तो पैर अंदर, जूते गीले, पैर गीला। वहाँ से कर कर टॉयलेट जाओ, वहाँ पे टॉयलेट 4 टॉयलेट होते थे, वहाँ भी लाइन लगाना पड़ता था। और वहाँ भी टॉयलेट ऐसा कुछ नहीं है आपको ब्रिलियंट फ्लश सिस्टम मिलेगा। तो मुझे अपने HMI के टॉयलेट्स की बड़ी याद आने लगी। लेकिन 10वें दिन हमारे को करवाना था हाइट गेन।
अब हाइट गेन तो वो नाम का हाइट गेन है, असलियत में HMI वाले पीक ही चढ़ावाने वाले हैं आपको। सो वो थी रेनॉक पीक, जिसे माउंट पोखरियाल भी कहा जाता है, एंड जहाँ पे मैं था, मतलब था और कैसे पहुँचा मैं, उसकी भी वो ख़तरनाक स्टोरी है। फिर हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं थी अगले दिन, हमारे को एक आईसैक्स दी गई, सबको आईसैक्स दी गई। एंड अगर मैं इस कोर्स के बारे में बोलना चाहूँ कि वर्थ इट था, बिल्कुल वर्थ इट था। बहुत रोया, बहुत धोया, बहुत हालत ख़राब हुई, लेकिन वर्थ इट तो था। तो चलिए, अगर आप BMC करना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट। अगर आप BMC कर चुके हैं तो होपफुली आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से। एंड तब तक के लिए खुश रहिए। मे यू क्लाइंब पीक टू पीक। टेक केयर, बाय।